नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है सरदार पटेल। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार। सरदार पटेल जन्म से विद्रोही। वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1885 ईस्वी सन को गुजरात प्रांत के करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता झवेर भाई पटेल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। खेती से ही गुजर होती थी, वह भी दूसरे के खेतों पर। कुछ अपनी जमीन भी थी। आर्थिक स्थिति साधारण होते हुए भी झवेर भाई बहादुर थे और पक्के देशभक्त। सन 1857 के विप्लव में आप झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की फौज में भर्ती होकर अंग्रेजों और उनके हिंदुस्तानी हिमायतियों से लड़े थे। इंदौर के महाराजा ने आपको गिरफ्तार भी किया था, किंतु अपनी चतुराई से आपका छुटकारा हो गया था। यह बात प्रसिद्ध है कि एक दिन इंदौर के महाराजा अपने महल के उस कमरे के करीब ही शतरंज खेल रहे थे जिसमें आप नज़रबंद थे। आप सिखचों के भीतर से महाराज की चालें देख रहे थे। शतरंज का आपको बहुत शौक था। आपने देखा कि महाराजा जिस चाल से चल रहे थे वह उन्हें अवश्य मात दे देंगी, इसलिए आपने महाराज को वह चाल चलने से रोका और दूसरी चाल बताई। महाराज ने झवेर भाई की बात मान ली और खेल में जीत गए। इस घटना से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, जेल से छुटकारा मिल गया। जेल से छूटकर आप अपने गांव की जमीन पर आ गए और फिर खेती करने लगे। झवेर भाई के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम विट्ठल भाई और छोटे पुत्र का नाम वल्लभ भाई था। विट्ठल भाई भी वल्लभ भाई की तरह योग्य और बहादुर थे। असेंबली में प्रधान की हैसियत से आपने जो परिचय दिया था वह आश्चर्यपूर्ण था। दोनों भाइयों की निर्भयता और युद्ध प्रियता के गुण पिता से उत्तराधिकार में मिले थे। वल्लभ भाई का बचपन माँ बाप की देखरेख में गांव में ही बीता और वहीं पर उनको प्रारंभिक शिक्षा दी गई। बाद में नडियाद गए और वहाँ की शिक्षा समाप्त कर बड़ौदा पहुँचे। बड़ौदा स्कूल में उनकी एक शिक्षक से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके फलस्वरूप वल्लभ भाई स्कूल से निकाल दिए गए। बाद में पुनः नडियाद जाकर वहीं से उन्होंने मैट्रिक पास किया। नटखट वल्लभ भाई। वल्लभ भाई के बचपन की दो एक बातें मनोरंजक है। विद्यार्थी जीवन में भी वल्लभ भाई विद्यार्थियों के नेता थे। नडियाद के जिस स्कूल में वल्लभ भाई पढ़ते थे वहीं के एक शिक्षक पुस्तकों का व्यापार भी करते थे और लड़कों को मजबूर करते थे कि वे पुस्तकें उन्हीं की दुकान से ले। वल्लभ भाई को यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाया कि कोई भी लड़का उनके यहाँ से पुस्तकें मोल न ले। लड़के बड़े उत्तेजित हुए और उन्होंने हड़ताल कर दी। एक सप्ताह स्कूल बंद रहा। आखिर मास्टर साहब को झुकना पड़ा और हड़ताल खत्म हुई। इसी तरह वल्लभ भाई जब 10वें दर्जे में पढ़ते थे तब की एक घटना है। पहले उन्होंने संस्कृत ले रखी थी, बाद में उसमें कठिनाई पड़ने पर उन्होंने गुजराती ले ली। गुजराती के शिक्षक स्वयं संस्कृत के प्रेमी थे और जो लड़के संस्कृत नहीं पढ़ते थे वे सदा उनसे अप्रसन्न रहते थे। वल्लभ भाई जब पहली बार उनकी कक्षा में पहुँचे तो मास्टर साहब ने उनसे व्यंग्यपूर्वक कहा, पधारिए महापुरुष। उन्हें क्या पता था कि उनकी वाणी एक दिन सत्य होकर रहेगी। मास्टर साहब ने फिर कहा, संस्कृत छोड़कर गुजराती लेना तुम जैसे होनहार लड़के को शोभा नहीं देता। पर मास्टर साहब, यदि हम सब ने संस्कृत ही ले ली होती तो आप क्या करते? वल्लभ भाई ने प्रश्न किया। शैतान कहीं का, अध्यापक ने कहा और बेंच पर खड़े टक्कर होने लगी। मास्टर साहब रोज वल्लभ भाई को घर के कामों में पहाड़ा लिखलाने के देते। 10वें दर्जे के किसी भी स्वाभिमानी विद्यार्थी के लिए यह अपमानजनक था। वल्लभ भाई ने भी अपमान का बदला लेने की ठान ली। पहाड़े को गुजराती में पाड़े कहते हैं और भैंस के बच्चे को भी पाड़े कहते हैं। एक दिन वल्लभ भाई से मास्टर ने पूछा, अरे तुम पाड़े लाए? वल्लभ भाई ने अपने स्वाभाविक विनोद के साथ उत्तर दिया, मास्टर साहब, पाड़े लाया तो था, पर स्कूल के दरवाजे पर उनमें से दो भड़क पड़े और उनके भड़कते ही सारे भाग गए। मास्टर साहब गुस्से से लाल हो गए। उसकी रिपोर्ट उन्होंने हेडमास्टर साहब के पास भेजी। हेडमास्टर ने वल्लभ भाई को अपने पास बुलाया और पूरा हाल पूछा। बाद में बिना कोई दंड दिए उन्हें यह कहकर छोड़ दिया, ऐसा लड़का मैंने अभी तक नहीं देखा, निर्भय और साहसी। वल्लभ भाई में डर का नाम निशान नहीं था। बचपन से ही निडर थे। जब छोटे थे तो एक बार बीमार हुए।
कांख में एक फोड़ा निकला। गांव वालों ने दवा बताई और कहा, लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो। वल्लभ भाई तैयार हो गए। लोहे की खलास गर्म थी। भौंकने वाला एक और वल्लभ भाई जैसे कोमल लड़के को और दूसरी ओर लोहे की गर्म खलास को देखकर हिचकिचाया। वल्लभ भाई झुंझला उठे। जल्दी भौंको, क्या देख रहे हो? लोहा ठंडा हो जाएगा। यदि तुमसे नहीं होता तो लाओ, मैं अपने ही हाथों से भौंक लूँ। यह कहकर उन्होंने गरम सलाख से घाव को दाग दिया और उफ तक न की। खतरों से खेलना आपको सदा प्रिय रहा। एक बार आपने कहा था, मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे काम में नहीं पड़ता जिसमें खतरा न हो। जो लोग आपत्तियों के निमंत्रण दे, उनकी सहायता के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। वल्लभ भाई बर्फ के ढके ज्वालामुखी के समान थे। स्वर्गीय मौलाना शौकत अली ने भी एक बार यही कहा था। बर्फ से ढके हो या नहीं, किंतु ज्वालामुखी वे अवश्य थे। उनके हृदय में सदा एक आग जला करती थी, ऐसी आग जो एक ही बार में सहस्त्रों को भस्म करने की क्षमता रखती हो। उसी आग से उनका खून हमेशा उबला करता था, बुझाए फड़कती रहती थी और वाणी सदा आग उगलने के लिए तैयार बैठी रहती थी। कॉलेज की शिक्षा। कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठाने की हैसियत इनके माता पिता की नहीं थी। वल्लभ भाई को भी कॉलेज की शिक्षा की और विशेष रुचि नहीं थी। ये विलायत जाकर बैरिस्टर बनने का स्वप्न देख रहे थे, पर धन तो पास था ही नहीं। अंत में वल्लभ भाई ने एक तरकीब सोची। उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा पास की और गोधरा में मुख्तार हो गए। वहाँ इनकी प्रैक्टिस खूब चली। दिन रात एक करके उन्होंने कुछ पूंजी एकत्र कर ली और एक कंपनी से विलायत जाने के लिए बातचीत करने लगे। इसी बीच कंपनी का एक पत्र कहीं से इनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के हाथ लग गया। बड़े भाई ने कहा, पहले मुझे जाने दो, मेरे लौटने पर तुम हो आना। वल्लभ भाई मान गए। फलतः उनके 15 दिन बाद ही विट्ठल भाई बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए। 3 वर्ष बाद जब वह लौटे तब वल्लभ भाई गए और वहाँ से प्रथम श्रेणी में बैरिस्टरी पास करके लौट आए। उधर वकालत करने के साथ ही विट्ठल भाई राजनीति में भी काफ़ी भाग लेने लग गए थे। अतः उन्होंने वल्लभ भाई से कहा, तुम कुटुंब का पालन पोषण करो, मैं देश सेवा में सक्रिय भाग लूँ। ऐसा ही हुआ। वल्लभ भाई ने यह राय सहर्ष स्वीकार कर ली। राजनीति में प्रवेश। परंतु ज्यों-ज्यों गुजरात की राजनीति में गांधी जी का प्रवेश होने लगा, वल्लभ भाई की विचारधारा भी बदलने लगी। इसी बीच गोधरा में गांधी जी की अध्यक्षता में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें राजनीतिक कार्यों की उप समिति के मंत्री वल्लभ भाई बनाए गए। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ काम किया और शीघ्र ही अपनी सेवाओं के लिए गुजरात भर में प्रसिद्ध हो गए। सबसे पहला काम आपने गुजरात में बेगार बंद करवाने का किया। पहले कमिश्नर को पत्र लिखा गया। कमिश्नर का पत्र न आने पर यह चेतावनी दी गई कि 7 दिन के अंदर बेगार बंद न हुई तो जनता को सत्याग्रह के लिए कहा जाएगा। इस पर कमिश्नर ने वल्लभ भाई को सलाह मशवरे के लिए बुलाया। बेगार प्रथा बंद की गई। सार्वजनिक जीवन में वल्लभ भाई की यही पहली विजय थी। गांधी जी से आपका परिचय बढ़ता गया। पहले पहल आपको गांधी जी की रीति नीति के प्रति विशेष आकर्षण नहीं हुआ। अहिंसा और सत्याग्रह दोनों कमजोर आदमी के हथियार प्रतीत हुए। किंतु जब अहमदाबाद में मजदूरों को गांधी जी ने विजय दिलवाई और गांधी जी के आत्मबल का आपको परिचय मिला, तब आप गांधी जी के मित्र बन गए। आपका झुकाव भी राजनीति की ओर होने लगा। उस वर्ष खेड़ा जिले की फसल खराब हो गई थी। किसानों के पास लगान अदा करने के योग्य भी पैसा नहीं था। किसानों ने सरकार से फरियाद की। सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लगान की एक एक पाई वसूल करने की धमकी दी। किसान गांधी जी की शरणों में आए। गांधी जी ने जांच पड़ताल के बाद खेड़ा के किसानों के पक्ष में सरकार से लड़ने का निश्चय किया। अहमदाबाद के मित्रों में गांधी जी ने इस बात की चर्चा की और पूछा कि आप में से कौन मेरे साथ खेड़ा चलेगा और मेरा सहायक होगा। वल्लभ भाई ने तुरंत अपना नाम लिखा दिया। खेड़ा के किसानों को सत्याग्रह के लिए तैयार करने के लिए वल्लभ भाई ने स्वयं गांवों का परिभ्रमण किया। किसी को स्वप्न में भी ध्यान न था कि अहमदाबाद का सर्वश्रेष्ठ बैरिस्टर गांव के कंटीले रास्तों पर पैदल घूम घूम कर किसानों से बातें करेगा। वल्लभ भाई का यह स्वभाव बचपन से था कि या तो वह काम को हाथ में लेते नहीं थे, यदि लेते थे तो पूरी तरह निभाते थे।
उनके दिन रात भ्रमण का ही यह परिणाम था कि खेड़ा के किसान कमर कसकर लगानबंदी के सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। किसानों की दृढ़ता देखकर सरकार को झुकना पड़ा। लगान माफ कर दिया गया। गांधी जी के सत्याग्रह का चमत्कार देखकर वल्लभ भाई गांधी जी के शिष्य बन गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई में अपना एक विश्वासी मित्र पाया, जिसे जीवन भर उनका साथ दिया। बैरिस्टरी का त्याग। पहले महायुद्ध के बाद रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। 4 मार्च 1914 को देश ने नए युग में प्रवेश किया। अहमदाबाद में वल्लभ भाई ने हड़ताल को इतना सफल बनाया कि सरकार डर गई। जुलूस को गोलियों से सत्कार किया गया। 1920 में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया। वल्लभ भाई ने बैरिस्टर का ही परित्याग नहीं किया, वरन अपने लड़कों को भी विलायत जाने से रोक दिया। इससे पूर्व आप उन्हें ऊंची शिक्षा के लिए विलायत भेजने की पूरी तैयारी कर चुके थे। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद गुजरात के नेतृत्व का भार आपके ही कंधों पर पड़ा। आपने इस काम को बड़ी सफलता से निभाया। असहयोग में स्कूलों व कॉलेजों से बाहर आए विद्यार्थियों के लिए आपने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। विद्यापीठ के लिए धन संग्रह का काम भी किया। सार्वजनिक कार्यों के लिए धन एकत्र करने का आपका यह पहला अनुभव था। इस कार्य के लिए आपको बर्मा भी जाना पड़ा। गुजरात विद्यापीठ ने राष्ट्रीय निर्माण में देश की महत्वपूर्ण सेवाएं की है। बोरसद सत्याग्रह। सन 1922 में आपको सरकार से एक और टक्कर लेनी पड़ी। बोरसद गुजरात का एक तालुका है। तालुका के किसानों पर सरकार ने इतना लगान बढ़ा दिया था कि जनता में त्राही त्राही मच गई। बात यह थी कि इन दिनों बोरसद में देवर बाबा नाम के एक डाकू ने किसानों व जमींदारों में आतंक फैलाया हुआ था। उस डाकू से मुकाबला करने के लिए सरकार ने पुलिस के सिपाही तैनात किए थे। वे सिपाही अपने कामों में कामयाब नहीं हुए। तब सरकार ने एक और मुस्लिम डाकू को अपने पक्ष में लेकर देवर बाबा को गिरफ्तार करने की तजवीज़ की। बोरसद में एक ही जगह 2 डाकू हो गए। मुस्लिम डाकू ने भी जनता को लूटना शुरू किया। उन डाकुओं के साथ पुलिस वाले भी शामिल हो जाते थे। लोग इतने डर गए थे कि शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि गांवों में डाका न पड़े या खून खराबा न होता हो। गांव में हाहाकार मचने लगा। सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। तब लोग वल्लभ भाई के पास पहुंचे, उन्हें अपनी मुसीबतों की कहानी सुनाई। वल्लभ भाई स्वयं बोरसद गए और जांच पड़ताल की। इस बीच सरकार ने सिपाहियों पर आए खर्च को वसूल करने के लिए किसानों पर नया कर लगा दिया। वल्लभ भाई ने किसानों को यह नया कर अदा करने से रोका और डाकुओं से मुकाबला करने के लिए गांव वालों को स्वयंसेवक दल बनाने का आदेश दिया। पुलिस की जरूरत ही नहीं रही। 200 स्वयंसेवक गांव वालों की रक्षा के लिए तैयार हो गए। स्वयंसेवकों की पहरेदारी शुरू होते ही डाके बंद हो गए। बम्बई सरकार ने किसानों को बहुत डराया धमकाया, नया कर लेने की कोशिश की, किंतु वल्लभ भाई के सामने उसकी एक न चली। आखिर सरकार को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा। वल्लभ भाई की विजय हुई। बोरसद की इस विजय ने वल्लभ भाई का नाम देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। नागपुर झंडा सत्याग्रह। इसके बाद आपने नागपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नागपुर की पुलिस ने लोगों को नागपुर के एक हिस्से में राष्ट्रीय झंडा लेकर निकलने की मनाह की थी। नागपुर कांग्रेस के स्वयंसेवकों ने इस सरकार की आज्ञा के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया। सेठ जमनालाल बजाज इस सत्याग्रह के अगुआ थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने वल्लभ भाई से इस युद्ध का दायित्व संभालने का अनुरोध किया। वल्लभ भाई ने नागपुर पहुंचकर सत्याग्रह की बागडोर अपने हाथों में ली। यहाँ भी आपकी विजय हुई। पुलिस को अपना हुक्म वापस लेना पड़ा। उसके बाद आपने गुजरात के बाढ़ पीड़ितों की सहायता का कार्य अपने हाथों में ले लिया। गुजरात का बहुत बड़ा प्रदेश जलमग्न हो गया था। सरकार व्यर्थ की लिखापढ़ी में समय खो रही थी। लाखों आदमी बेघर हो गए। तब आपने 2000 स्वयंसेवक का दल बनाया। पानी से घिरे देहातों में स्वयं पहुंचे और जल प्रलय से लाखों लोगों की प्राण रक्षा की। उन दिनों आप गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान होने के अतिरिक्त अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। इस पद पर रहते हुए आपने 5 वर्ष तक जनता की सेवा की। नगर की स्वास्थ्य रक्षा के लिए आपने जो उपयोगी योजनाएं बनाई थी, उन पर आज तक कार्य हो रहे हैं।
अहमदाबाद के निवासी इन सेवाओं के लिए आपके ऋणी रहेंगे। गुजरात के जल प्रलय के बाद यहाँ दुष्काल आ गया, खेतियाँ बाढ़ से तबाह हो गई, लोग भूखों मरने लगे। वल्लभ भाई ने सरकार पर जोर डालकर दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिए 1,50,00,000 रुपये की रकम मंजूर करवा दी। सहायता कार्य की व्यवस्था का भार वल्लभ भाई को स्वयं उठाना पड़ा। वह व्यवस्था इतने अच्छे रूप से हुई कि आपकी प्रबंध शक्ति का सिक्का सरकार भी मान गई। देश ने यह जान लिया कि वल्लभ भाई केवल योद्धा ही नहीं, कुशल व्यवस्थापक भी है। बारडोली सत्याग्रह। जल प्रलय और दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के कार्य से मुक्त होते ही आपको बारदोली के किसानों की सहायता के लिए सरकार से मोर्चा लेना पड़ा। बारदोली भी गुजरात का ही एक तालुका है। आपको समाचार मिला कि सरकार ने इस प्रदेश के किसानों पर लगान की रकम में 30% वृद्धि करने का निश्चय किया है। किसानों का कथन था कि यह वृद्धि अन्यायपूर्ण है। अपनी फरियाद लेकर वे वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने स्वयं बारदोली पहुंच तहकीकात की। उन्होंने अनुभव किया कि लगान में 30% वृद्धि अन्यायपूर्ण है। किसानों ने यह लगान अदा न करने का प्रण किया। वल्लभ भाई ने उन्हें चेतावनी दी थी, लगान अदा न करने का अर्थ सरकार से युद्ध करना है। युद्ध में तुम्हें असीम कष्ट उठाने पड़ेंगे, जमीन जायदाद का मोह छोड़ना पड़ेगा। सरकार तुम्हें मिट्टी में मिला देने की कोशिश करेगी। तुम्हारी स्त्रियां दाने दाने को तरसेंगी। तुम्हारे बच्चे एक एक बूंद दूध के बिना भूखे मर जाएंगे। धन माल की जब्ती की जाएगी। यह सब देखना होगा। इतनी मुसीबत के झेलने के साहस हो तो युद्ध प्रारंभ करो, अन्यथा चुप होकर सरकार के आगे झुक जाओ। किसानों ने आपको विश्वास दिलाया कि वे अन्याय के आगे झुकने की अपेक्षा मौत को पसंद करेंगे। किसानों का दृढ़ निश्चय देखकर वल्लभ भाई ने इसके नेतृत्व का भार उठाया। वल्लभ भाई में आगे कदम रखकर आप पीछे हटना जानते ही नहीं थे, इसलिए आपने कदम रखने से पहले ही जनता को चेतावनी दे दी थी। पहले आपने गवर्नर को सरकारी निश्चय पर पुनर्विचार करने की दरखास्त भेजी। सरकार ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया और लगान वसूल करने की निश्चय तारीख का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद वल्लभ भाई ने भी किसानों से कह दिया कि वे लगान की एक भी पाई सरकार को न दे। दोनों ओर से संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में सफल होने के कारण आपको सरदार की उपाधि मिली थी। तभी से आपके नाम के आगे सरदार लिखा जाने लगा। बारदोली सत्याग्रह की व्यवस्था में सरदार ने अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया। आपने पूरे तालुके को भागों में बांटकर उनमें सत्याग्रह छावनियां बना दी। इन छावनियों में सत्याग्रही रहते थे और एक मुखिया रहता था। छावनियों में परस्पर संपर्क रखने के लिए आपने संदेहवाहक को भी व्यवस्था की थी। कुछ जासूस भी रखे जो सरकार के अधिकारियों की चालों का विवरण सरदार को देते रहते थे। सरकार ने भी इस सत्याग्रह को कुचलने में पूरी शक्ति लगा दी। बम्बई के गवर्नर ने ऐलान कर दिया कि बारदौली के सत्याग्रह को कुचलने में ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी शक्ति लगा दी जाएगी। सरकार ने गुंडों की फौज तैयार की जो गांव-गांव में जाकर किसानों को मारती पीटती थी और घरों में घुसकर लूटमार करती थी। औरतों से बलात्कार किया जाता था, लेकिन इन अत्याचारों से किसानों के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। लगान की फूटी कौड़ी भी सरकार की खजाने में जमा नहीं हुई। तब सरकार ने जमीन जायदाद कुर्क करनी शुरू की, लेकिन सरकार को कुर्की का माल लेने वाला कोई खरीदार ही नहीं मिलता था। सरदार ने बिल्कुल सैनिक व्यवस्था की हुई थी। हर गांव में स्वयंसेवक तैनात थे। कुर्की करने वाले सरकारी अफसर को देखते ही वे बिंगुल बजा देते थे। बिगुल सुनकर गांव के किसान खेतों में या जंगलों में चले जाते थे। गांव सुनसान हो जाता था। पुलिस को यह जानना भी कठिन हो जाता था कि किसका कौन सा घर है। बारदौली सत्याग्रह बाद में इतना महत्व का हो गया कि इस देशव्यापी आंदोलन का रूप मिल गया। बम्बई असेंबली के कुछ सदस्यों ने बारदौली के अत्याचारों पर रोष प्रकट करने के लिए असेंबली की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे दिए। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। जनता की जीत हुई। वल्लभ भाई विजयी सेनापति बने। उनको राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के नेताओं में गिना जाने लगा। जेल यात्रा। बारदौली की विजय ने एक बार और गांधी जी को विश्वास दिला दिया कि सत्याग्रह का अस्त्र अमोघ है।
इसका प्रयोग यदि सरदार जैसे सेनानी के हाथ से हो तो वह अवश्य सफल हो सकता है। इसीलिए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने फिर सत्याग्रह का हथियार संभाला। उधर गांधी जी ने दांडी यात्रा की तैयारी की और इधर सरदार वल्लभ भाई भी लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। गुजरात के गांवों में सत्याग्रह का महत्व समझाने के लिए आपने दौरा किया। 7 मार्च को गुजरात के ही एक गांव हरास में पहुंचे। यहां पहुंचने पर उस इलाके के कलेक्टर ने भाषण करने पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस दिया। सरदार वल्लभ भाई कब यह प्रतिबंध मानने वाले थे? आप निश्चित समय पर सभा स्थल पर पहुंचे और गिरफ्तार कर लिए गए। 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 मास की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य गिर गया, 15 पाउंड वजन कम हो गया। 3 महीने 3 सप्ताह की सजा के बाद आप 26 जून को रिहा हुए। उस समय सत्याग्रह आंदोलन पूरे यौवन पर था। चारों ओर लड़ाई के बिगुल बज रहे थे, लाठियों की वर्षा हो रही थी। सत्याग्रह के सिपाही हंसते हंसते लाठियों की वर्षा के बीच में जाते थे, गोलियों की बौछार अपने सीने पर खाते थे और प्राणों की बाजी लगाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पंडित मोतीलाल जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। मोतीलाल जी ने जेल जाते समय सरदार वल्लभ भाई को अपना उत्तराधिकारी नियत किया। सरदार ने देश का नेतृत्व संभाला। बम्बई से आप सत्याग्रह के युद्ध की सारी तैयारी कर रहे थे। बम्बई में 1 अगस्त को लोकमान्य की बरसी मनाई गई। लाखों आदमियों का एक विशाल जुलूस सरदार के नेतृत्व में निकला। बोरीबंदर स्टेशन के सामने पुलिस ने जुलूस को रोक लिया और लोगों को तितर बितर होने का हुक्म दिया, लेकिन वहां तो सभी वल्लभ भाई के नेतृत्व में जान पर खेलने आए थे। सत्याग्रह शुरू हो गया। पुलिस आगे नहीं बढ़ने देती थी। सत्याग्रही पीछे न हटने का प्रण किए बैठे थे। हजारों आदमी रास्ते पर बैठ गए और शाम को 4 बजे से दूसरे दिन के 8 बजे तक रात भर भूख प्यास को परवाह किए बिना ही वहीं बैठे रहे। उस दिन सरकारी सिपाहियों ने बड़ी निर्दयता से लाठी प्रहार किया। सैकड़ों के सिर फूटे और सैकड़ों बेहोश हुए। सरदार वल्लभ भाई गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। मुकदमा चला। 3 महीने की सजा सुनाई गई। इस बीच गांधी इरविन समझौता हो गया। समझौते के फलस्वरूप सभी राजबंदी रिहा किए गए। आप भी जेल से छूटे। राष्ट्रपति वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई की राष्ट्रीय सेवाओं से मुक्त होकर देश ने उन्हें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना। उस समय यही सम्मान देकर गरीब देशवासी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते थे। इससे बड़ा पुरस्कार उनके पास नहीं था। कराची कांग्रेस का अधिवेशन घटनापूर्ण अधिवेशन था। अधिवेशन से कुछ दिन पूर्व ही सरकार ने भगत सिंह को फांसी दी और कुछ दिन पूर्व ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। सरदार वल्लभ भाई ने सभापति के जुलूस का समारोह शहीद भगत सिंह की याद में स्थगित कर दिया। अध्यक्ष पद से आपने जो भाषण दिया वह भी अनोखा था, बहुत छोटा और सारगर्भित। कराची कांग्रेस के बाद शीघ्र ही फिर सत्याग्रह की घोषणा की गई। गांधी जी विलायत से खाली हाथ आए थे। सरकार ने कांग्रेस को कुचलने का निश्चय किया। सरदार वल्लभ भाई भी पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। इस बार जेल जाने पर आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया, इसलिए मियाद से पहले ही आपको जेल से मुक्त करना पड़ा। डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी, किंतु देश में चुनाव का युद्ध शुरू हो गया था। डॉक्टरों की सलाह न मानकर आपने कांग्रेसी उम्मीदवारों की सफलता के लिए देश का भ्रमण किया। पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, असम आदि दूर दूर प्रदेशों में भी आप गए। कांग्रेस के उम्मीदवारों का निर्णय भी आपके हाथ में था। आप ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम कांग्रेस के टिकट पर चुने गए प्रतिनिधियों और मंत्रियों को रास्ता दिखलाना था। पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज्ञा से ही मंत्रियों की शासन नीति का निश्चय करना पड़ता था। मंत्री कांग्रेस के सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण करता था तो वह वल्लभ भाई के कड़े अनुशासन से बच नहीं पाता था। सरदार वल्लभ भाई ने मंत्रियों पर कड़ी निगरानी रखी थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल शासन कर रहा था और उन 8 प्रांतों के शासन मंत्रियों की लगाम अकेले सरदार के हाथ में थी। कांग्रेस की नीति के विरुद्ध चलने पर मंत्रियों को अपने पद पर से त्याग पत्र देने के लिए आप विवश कर देते थे। मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री
डॉक्टर खरे को इसी तरह अपना पद छोड़ना पड़ा था। महाक्रांति 1942 में गांधी जी ने स्वाधीनता के अंतिम युद्ध की घोषणा की। सरदार वल्लभ भाई भी कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर जेल में बंद कर दिए गए। 9 अगस्त से पूर्व आपने जो भाषण दिए थे उनमें कहा था कि स्वाधीनता का यह युद्ध एक सप्ताह से अधिक नहीं चलेगा। एक सप्ताह में ही अंग्रेज घुटने टेक देंगे। 15 जून 1945 के दिन आपको अन्य नेताओं के साथ ही जेल से मुक्त किया गया। उन दिनों अंग्रेजी सरकार ने भारत को आज़ादी देने का संकल्प घोषित कर दिया। मुस्लिम लीग रास्ते में रुकावटें डाल रही थी। आपने मुस्लिम लीग को इतनी खरी खरी बातें सुनाई कि लीगी मुसलमान आपके दुश्मन बन गए। आपका कहना था, हम अंग्रेजों से भी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और यदि मुसलमान रास्ते का रोड़ा बनेंगे तो उनसे भी लड़ेंगे। मिस्टर जिन्ना ने कहा था, मुसलमानों की स्वीकृति के बिना आज़ादी दी गई तो हिंदुस्तान में तलवार चल जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएगी। आपने उत्तर दिया, तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा, खून की नदियाँ बहाने वाले को पूरी सजा दी जाएगी। आपने जनता को समझाया कि आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना हिंसा नहीं है। अहिंसा कमजोर का नहीं, बहादुर का हथियार है। कायर बनकर मरने की अपेक्षा हथियार चलाते हुए मरना अधिक अच्छा है। सन 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर आपको प्रचार, रियासती विभाग और गृह विभाग का मंत्री बनाया गया। तीनों विभागों का सफलता से संचालन करते हुए आपने जिस राजनीतिज्ञता का परिचय दिया उसकी प्रशंसा विदेशों के राजनीतिज्ञों ने भी मुक्त कंठ से की है। आप तीनों विभागों के मंत्री होने के साथ उप प्रधानमंत्री भी थे। आप जिस काम का निश्चय कर लेते थे उसे पूरा करने में प्राणों की बाजी लगा देते थे। स्वाधीनता की घोषणा होने के बाद 15 अगस्त तक कई बार देश को आपकी दृढ़ता ने ही बचाया। 19 दिसंबर से विधानसभा का अधिवेशन होने की घोषणा हो चुकी थी। लीग ने विधानसभा का बहिष्कार किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी विधानसभा को स्थगित करवाने का यत्न कर रहे थे। कुछ दिन पहले आपको लंदन का बुलावा आया। आपने लंदन जाने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल जी लंदन गए। जनता को संदेह था कि कहीं इन चालों से ब्रिटिश सरकार लीग से मिलकर विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित न करवा दे। जनता के विश्वास को दृढ़ करने के लिए आपने बंबई में घोषणा की थी, आकाश चाहे गिर पड़े, पृथ्वी चाहे फट जाए, विधानसभा का अधिवेशन 9 दिसंबर से पीछे नहीं टल सकता। अंत में आपकी ही बात पूरी हुई। विधानसभा 9 दिसंबर को ही शुरू हुई। जवाहरलाल जी को लंदन से 2-3 दिन में वापस आना पड़ा। स्वाधीनता मिलने के बाद यह डर था कि सारे देश में विप्लव हो जाएगा, रियासतें अपनी स्वतंत्र सरकारें कायम कर लेंगी, मुस्लिम जनता विद्रोह कर देंगी, देश में अराजकता फैल जाएगी। ये डर निराधार नहीं थे। स्वाधीनता देते हुए अंग्रेज इन विप्लवों का बोझ बो गए थे। हिंदुस्तान की 600 से अधिक रियासतों को वे आज़ादी दे गए थे और हिंदुस्तान की मुस्लिम जनता को खून बहाने के लिए उकसा गए थे, किंतु सरदार की कूटनीतिज्ञता ने उनकी चालों को परास्त कर दिया। जूनागढ़ का प्रश्न। रियासती विभाग का मंत्री बनते समय आपने ऐलान कर दिया था, भारत सरकार रियासतों के साथ परस्पर सहयोग की नीति से चलेगी। रियासतों को स्मरण रखना चाहिए कि यदि वे जनता की आवाज़ को नहीं मानेंगी तो उन्हें अराजकता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उनका हित इसी में है कि वे भारत सरकार के साथ मित्रता निभाते हुए शासन करें। आपने यह भी ऐलान कर दिया था कि जो रियासत जनता की राय को न मानकर किसी और देश से संधि करेगी उसे हम शत्रु समझेंगे। सरदार की कोशिशों ने स्वाधीनता मिलने के बाद 2 वर्षों में ही प्रायः सभी रियासतों ने जनता की राय मानते हुए भारत सरकार से संधि कर ली। केवल कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की सरकार ने स्वतंत्र रहने का निश्चय कायम रखा। कश्मीर पर पाकिस्तान की सेनाओं ने हमला कर दिया, इसलिए उसे भी भारतीय संघ के साथ होने की घोषणा करनी पड़ी। जूनागढ़ में पाकिस्तान ने पैर फैलाने चाहे थे। पाकिस्तान की चालों को मात देने के लिए आपने जूनागढ़ के चारों ओर के इलाकों मानवदार, मंगरोल और बावरीवाड़ में ब्रिगेडियर गुरुदयाल सिंह की अध्यक्षता
में अपनी सेनाएं भेज दी। इसी बीच श्यामल दास गांधी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ जूनागढ़ में प्रवेश किया। जूनागढ़ का नवाब रियासत छोड़कर भाग गया। जूनागढ़ में जनता की हुकूमत कायम हो गई। 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचकर आपने हैदराबाद को भी चेतावनी दी थी, यदि हैदराबाद का नवाब भी उल्टी चालें चलता रहा तो उसका भविष्य भी वही होगा जो जूनागढ़ के नवाब का हुआ है। हैदराबाद की उलझन। हैदराबाद की उलझनें सुलझाने में पटेल को सबसे ज़्यादा देर लगी। हैदराबाद का विचार पाकिस्तान से संधि करने का था। कानूनी तौर पर हैदराबाद को ऐसा करने का हक था, किंतु 80% जनता की राय को ठुकरा कर ही हैदराबाद ऐसा कर सकता था। सरदार पटेल ने हैदराबाद के नवाब को चेतावनी दी थी कि वे पाकिस्तान का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर हैदराबाद के नवाब को मजबूर होना पड़ा कि वह हिंद सरकार से संधि करे। इस संधि की चर्चा करते हुए सरदार पटेल ने 29 नवंबर 1947 को हिंद पार्लियामेंट में एक बयान दिया था, जिसमें आपने हिंद और हैदराबाद के नए यथापूर्व समझौते स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की व्याख्या की थी। हैदराबाद ने इस समझौते को कई बार तोड़ा और पाकिस्तान को करोड़ों रुपये का कर्जा दिया। तब सरदार पटेल की आज्ञा से भारत की सेनाओं ने जनरल चौधरी के सेनापतित्व में हैदराबाद में प्रवेश किया। उस समय रियासत के धर्मांध मुसलमान कासिम रिजवी के नेतृत्व में वहाँ की हिंदू प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। शासन के सब महकमों में अराजकता फैली हुई थी। एक सप्ताह की लड़ाई में ही हैदराबाद ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवाब ने यह स्वीकार किया कि वे रिजवी की कठपुतली थे। रियासतों को हिंद सरकार के नीचे लाने के साथ एक काम यह भी था कि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बड़े संघ बनाए जाए। पहले आपने काठियावाड़ की छोटी रियासतों को मिलाकर सौराष्ट्र संघ बनाया, फिर मध्य भारत, राजस्थान, हिमाचल, विंध्य प्रदेश आदि संघ भी बने। देश के पुनर्संगठन के समय रियासतों के ये संघ नए 14 राज्यों में मिला दिए गए। इन राज्यों के मंत्रिमंडलों का निर्माण जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से होता है। मुसलमानों को चेतावनी। रियासतों के प्रश्न के बाद सबसे जटिल प्रश्न सांप्रदायिकता का था, जिससे स्वतंत्र भारत को खतरा था। सांप्रदायिकता के प्रश्न को हल करने के लिए भी सरदार वल्लभ भाई ने अथक परिश्रम किया। 30 सितंबर 1947 को, जबकि पंजाब की भूमि खून से लथपथ हो चुकी थी, आप स्वयं अमृतसर गए और वहां सिख नेताओं से मिलकर शांति स्थापना के लिए सलाह मशवरा किया। आपने सिखों से प्रार्थना की कि वे मुस्लिम शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से पाकिस्तान जाने दें। आपकी प्रार्थना का यह प्रभाव हुआ कि सैनिक सहायता के बिना ही सब मुस्लिम शरणार्थी अमृतसर से गुजरकर लाहौर पहुंच सके। 22 अक्टूबर 1947 को आपने पटियाला के दरबार हाल में पथिक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और उसी दिन शाम को 1.5 लाख की उपस्थित जनता में भाषण दिया। उन दिनों सरदार ने देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब भी छिपे छिपे पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। सरदार को हिंद के मुसलमानों की रक्षा नीति के प्रति बड़ा असंतोष था। इस असंतोष पर आपने 6 जनवरी 1948 को लखनऊ के भाषण में प्रकाश डाला। इस भाषण की खूब चर्चा हुई। आपने कहा था, मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र हूँ, यद्यपि मुझे उनका दुश्मन कहा जाता है। मैं लाग लपेट की बात नहीं करता, बगुला भगत बनना मुझे नहीं आता। मुसलमानों को मैं कह देना चाहता हूँ कि केवल शाब्दिक समर्थन से वे अपने पुराने पापों को नहीं धो सकते। उन्हें चाहिए कि वे पाकिस्तान के हमलों का विरोध करें और देशभक्ति का परिचय दें। वे 2 नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते। आपको एक नाव चुन लेनी होगी। जो हिंद के प्रति दिल से वफादार नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे पाकिस्तान चले जाए। मुसलमानों को चेतावनी देकर ही सरदार वल्लभ भाई चुप नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने इन शब्दों से सावधान किया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपील करता हूँ कि संघ सांप्रदायिक कट्टरता को छोड़कर बुद्धिमानी और चतुराई से काम ले। संघ को चाहिए कि वह कभी आक्रमण में पहल न करे। हिंदू सभा के हिमायतियों से आपने अपील की थी कि वे कांग्रेस के साथ सम्मिलित हो जाए। आपने उन्हें संबोधित करते हुए कहा
यदि आप अपने को हिंदू धर्म की रक्षा का ठेकेदार समझते हैं तो यह आपकी भूल है। हिंदू धर्म बड़ा उदार है, उसमें बड़ी सहिष्णुता है। वह इतना संकीर्ण नहीं जितना आप समझते हैं। कांग्रेस के उन नेताओं को भी आपने चेतावनी दी जो कांग्रेस के नाम पर अन्य सभी दलों के लोगों को चुप कराना चाहते थे। इन कांग्रेस जनों का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिटा देना था। आपने कहा, आप लोग शासन का अधिकार पाकर इतने मदांध न हो जाए कि सबको डंडे के जोर से कुचलने की ठान ले। डंडे के प्रहार से किसी भी संगठन को मिटाया नहीं जा सकता। डंडा तो चोर डाकुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संघ के लोग चोर डाकू तो है नहीं, वे भी देशभक्त हैं। वे भी अपने देश से प्रेम करते हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वह उन पर प्रेम से विजय पाने की कोशिश करे, डंडे के जोर से नहीं। राम राज्य की स्थापना। गांधी जी ने दिल्ली और पंजाब में हिंदू मुस्लिम संबंध को प्रेमपूर्ण बनाने के लिए दिल्ली में उपवास शुरू कर दिया था। जिस दिन उपवास शुरू हुआ उसी दिन सरदार वल्लभ भाई को राजकोट जाना पड़ा। राजकोट में 15 जनवरी 1948 के दिन आपने गांधी जी के उपवास का जिक्र करते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा जी को उपवास की हालत में छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। आजकल कुछ हिंदुओं ने महात्मा जी को गालियाँ देना अपना पेशा बना लिया है। मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता। महात्मा जी के तपोबल ने ही हमें स्वाधीन बनाया है। उस स्वाधीनता को राम राज्य में बदलना आपका काम है। राम राज्य की पहली शर्त हिंदू मुस्लिम एकता है और दूसरी हरिजन उद्धार। स्वावलंबी होना राम राज्य की तीसरी शर्त है। हमें गांवों में ग्राम पंचायत खोलनी चाहिए। हमारी संस्कृति हमें जीवन के ऊंचे आदर्श सिखाती है। उन आदर्शों के प्रति यदि हम सच्चे रहे तो राम राज्य स्वयं स्थापित हो जाएगा। मैं सच्चाई नहीं छोड़ूंगा। सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष या वज्र पुरुष कहा जाता था। शासन पद सम्मेलन के बाद उनका यह गुण और भी अधिक स्पष्ट हो गया। झूठ के सामने झुकना या बनावट की मीठी बातें करना उन्हें नहीं आता था। इसीलिए आपके विपक्ष आपसे डरते थे। आपके लखनऊ वाले भाषण से कुछ मुसलमान नेता बहुत झुंझला गए। उन्होंने गांधी जी से भी शिकायत की। इसकी चर्चा सरदार वल्लभ भाई ने अपने 15 जनवरी वाले बम्बई के भाषण में की। बम्बई के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आपको एक मान पत्र भेंट किया गया था। लाखों की भीड़ में भाषण देते हुए आपने कहा था, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और बहुत कड़वी बात कह देता हूँ, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी। फिर भी मैं दोनों का मित्र हूँ। जो मुसलमान मुझे अपना मित्र नहीं मानते वे दीवाने हैं। उन्हें सच झूठ की तमीज़ नहीं है, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए ही तो मैं सच्चाई को नहीं छोड़ सकता, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता। कुछ मुसलमान मेरे लखनऊ वाले भाषण को लेकर गांधी जी से शिकायत करने गए थे। मैंने भाषण में मुसलमानों को कहा था कि कश्मीर व हैदराबाद के प्रति पाकिस्तान ने जो नीति अपना रखी है उसका उन्हें प्रतिवाद करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते। गांधी जी ने उनकी शिकायतें सुनकर सार्वजनिक रूप से मेरे कथन का स्पष्टीकरण किया है और मेरी हिमायत की है। मुझे इससे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि दूसरों को मेरी हिमायत करनी पड़े। अपनी स्पष्टवादिता के कारण आपके प्रति कई भ्रमपूर्वक बातें फैल जाती थी, किंतु सच्चाई प्रकट होने पर आपका उज्जवल चरित्र और भी तेजस्वी रूप से प्रकट होता था। 55 करोड़ का प्रश्न। उन दिनों पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का प्रश्न बड़ा जटिल हो गया था। पाकिस्तान को यह रकम हिंदुस्तान से वसूल करनी थी। हिंदुस्तान का भी पाकिस्तान से बहुत पावना शेष था। पाकिस्तान सरकार अपनी जिम्मेदारियां तो निभाती नहीं थी, किंतु हिंदुस्तान से पाई पाई वसूल करने पर तुली हुई थी। सरदार वल्लभ भाई ने आग्रह किया, हम पाकिस्तान को यह रकम तभी देंगे यदि वह भी अपना फर्ज पूरा करे। सरदार वल्लभ भाई के वक्तव्य से पाकिस्तान की सरकार भड़क उठी। हिंदुस्तान के कुछ मुस्लिम नेता भी गांधी जी के पास फरियाद लेकर गए। गांधी जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पर दबाव डाला। आखिर आपने बिना शर्त पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया। इसे स्वीकार करते हुए आपने बम्बई के भाषण में कहा था, हम पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं, पैसे की खातिर मनमुटाव क्यों बढ़ाए। गांधी जी की आत्मा को यदि रकम की अदायगी से संतोष होता है तो हम निसंकोच खुद दे देंगे।
गांधी जी उस ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए हैं जहां मनुष्य क्रोध के वश में नहीं होता, उनमें प्रेम ही भरा है। यदि हम उनके आदर्शों पर चल सकते तो हमें पुलिस और फौज की भी जरूरत नहीं थी। मजदूर और व्यवसाय। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद मजदूरों को खुशहाल बनाने का प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बन गया। मजदूरों में भी जागृति आ गई। वे अब अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गए। पूंजीपति और मजदूरों के बीच संघर्ष चलता ही रहता। सरदार वल्लभ भाई मजदूरों के हिमायती थे, किंतु आप यह नहीं चाहते थे कि इस संघर्ष में देश की आर्थिक स्थिति संकट में पड़ जाए। इसलिए आप दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक अपने मतभेदों को दूर करने की सलाह देते रहते थे। 15 जनवरी 1948 के दिन आपने कलकत्ता में कलकत्ता क्लब की ओर से अर्पित मानव पत्र का उत्तर देते हुए कहा था, राष्ट्र निर्माण के काम में हमें पूंजी और श्रम दोनों का सहयोग लेना है। दोनों में सहयोग नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इंग्लैंड में समाजवादी तभी आया जब देश व्यावसायिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। हमें भी देश के व्यवसायों को बढ़ाने के बाद ही समाजवादी बंटवारे की ओर ध्यान देना चाहिए। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि सरकार पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण स्वीकार कर लेगी। सरकार ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी। हड़तालों से बर्बादी। हड़तालों के संबंध में विचार प्रकट करते हुए आपने कहा, हड़तालों का हथियार अब बड़ा सस्ता हो गया है। अक्सर इसका इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिन्हें मजदूरों का नेता बनने की भूख होती है। धन का बंटवारा तो तभी होगा जब पहले काफ़ी धन पैदा कर लिया जाए। हम धन पैदा करने से पहले ही बंटवारे का सिर फुटोवल शुरू कर देते हैं। इस समय देश के मजदूरों का नेतृत्व सच्चे लोगों के हाथ में नहीं है। फिर भी मजदूरों पर दबाव डालकर हम उन्हें अपनी बात नहीं समझा सकते। सहानुभूति और सच्ची हित चिंता से ही उनके दिलों को जीत सकते हैं। 20 जनवरी 1948 को आपने बम्बई के मजदूरों के सामने परेल के कामगार मैदान में भाषण दिया था। उसमें भी आपने मजदूरों से कहा था, आज हम चौराहे पर खड़े हैं। हमारी भूलें हमें हमेशा के लिए बर्बादी के गड्ढे में गिरा देगी। हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। बर्बाद होंगे तो हम दोनों होंगे, मजदूर भी पूंजीपति भी। दोनों के भविष्य एक दूसरे से मिले हुए हैं। समाजवादियों ने जब एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का संगठन किया था तो देश का कल्याण नहीं हुआ था। जहाजी बंदरगाह के मजदूरों की हड़ताल से देश में अनाज आना रुक जाता है। गरीब लोग कष्ट पाते हैं। कष्टों का ज़्यादा भोग गरीबों पर ही पड़ता है। समाजवादी इन बातों को नहीं सोचते। वे शासन अधिकार चाहते हैं तो ले ले। कांग्रेस का ध्येय स्वाधीनता की प्राप्ति था, वह तो पूरा हो गया। अब कोई भी शासन का अधिकार ले सकता है, किंतु मजदूरों को इन दलबंदियों की दलदल में नहीं फंसना चाहिए। मैं गरीबों का दोस्त हूँ। इसके बाद 22 जनवरी 1948 के दिन अहमदाबाद में महाजन एसोसिएशन के सामने भाषण देते हुए भी आपने इन्हीं बातों को दोहराया। वहाँ आपने कहा था, मुझ में यदि कोई गुण है तो गांधी जी की ही संगत से है। मैंने जो कुछ पाया है उन्हीं की देन है। सबसे पहले महात्मा जी ने ही अहमदाबाद में वस्त्र व्यवसायी मजदूरों का एसोसिएशन बनाया था। आज मजदूरों में जो संगठन नजर आता है उसकी नींव महात्मा जी ने ही रखी थी। सरदार वल्लभ भाई की कुशल और दृढ़ शासन नीति का ही यह प्रभाव है कि हिंदुस्तान अभी तक लाल झंडे की छाया में नहीं गया। हिंदुस्तान भी चीन बन जाता यदि सरदार पटेल न होते। आपने कई बार देश को अराजकता के गड्ढे में गिरने से बचाया। कलकत्ता के सभी सरकारी नौकरों ने एक बार हड़ताल करने का निश्चय किया था। हड़ताल की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। आप उससे एक दिन पहले 3 जनवरी 1948 के दिन कलकत्ता पहुँचे। 6 लाख से अधिक लोगों की भीड़ आपका भाषण सुनने पहुंची। आपने कहा, जो लोग मौजूदा मंत्रियों के काम से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें चाहिए कि वे वैधानिक रीति से उन मंत्रियों को हटा दें। गुंडागिरी से शहरी जीवन बर्बाद होता है। मंत्रियों को आपने ही बनाया है। आप जब चाहे उन्हें हटा सकते हैं, किंतु हड़ताल से नहीं, वैधानिक उपायों से। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नरेशों, जमींदारों और पूंजीपतियों का दोस्त हूँ, किंतु मेरा तो दावा है कि मैं सभी का दोस्त हूँ।
गांधी जी से मैंने एक बात सीखी थी, वह यह है कि अपनी मिल्कियत नहीं बनाना। मेरे पास आज कोई मिल्कियत नहीं है। मैं गरीबों का भी दोस्त हूँ, अमीरों का भी। जो लोग अमीरों का गालियों देकर ही देश के नेता बनना चाहते हैं, वे भूल करते हैं। ऐसा करना आजकल फैशन हो गया है। ये लोग देश में मजदूर राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इंग्लैंड में भी मजदूरों का राज्य है, किंतु वहाँ मजदूरों ने हड़तालें करके यह राज्य नहीं लिया है। मजदूर राज्य हम गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही ले सकते हैं। पाकिस्तान को चुनौती। पाकिस्तान के शासक यदि किसी के व्यक्तित्व को मानते थे तो पटेल को ही मानते थे। हैदराबाद की समस्या हल होने से पहले पाकिस्तान की सरकार हैदराबाद से मिलकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशें कर रही थी। सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 के दिन कलकत्ता में भाषण देते हुए उन्हें इन शब्दों में चेतावनी दी थी। हम पाकिस्तान से इतना ही कहना चाहते हैं कि वह हमारे मामले में दखल न दे। उन्हें पाकिस्तान मिल गया, जैसा मन में आए उसका इस्तेमाल करे। उसे बहिश्त बनाए या दोजख, यह उनका अधिकार है। उसे जैसा चाहे बना ले। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि उसके दुश्मन उसे तबाह करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यह तबाही आएगी तो बाहर से नहीं, भीतर से ही आएगी। हमने पाकिस्तान को बड़ी उदारता से मुंह मांगी चीज़ें दे दी, लेकिन हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह उनसे गोला बारूद बनाकर हम पर हमला करे। मैं पाकिस्तान को विश्वास दिलाता हूँ कि हम पाकिस्तान का अकल्याण नहीं चाहते, किंतु उन्हें भी चाहिए कि वे हमें शांतिपूर्वक रहने दें। कश्मीर का प्रश्न हमने राष्ट्रसंघ के सुपुर्द कर दिया है। जनता का बहुमत ही कश्मीर के भविष्य का फैसला करेगा, किंतु जब तक खून खराबी चल रही है, जनता की राय कैसे ली जा सकती है? यदि हमें तलवार के जोर पर ही कश्मीर की रक्षा करनी पड़े तो जनता की राय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पाकिस्तान को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि हम जनता की राय जाने बिना कश्मीर की भूमि का 1 इंच हिस्सा भी पाकिस्तान के सुपुर्द नहीं करेंगे। गांधी जी का बलिदान। गांधी जी के बलिदान से सरदार पटेल की कमर टूट गई। दोनों में अगाध प्रेम था। सरदार पटेल गांधी जी को बड़ा भाई और गुरु दोनों मानते थे। बलिदान से पूर्व गांधी जी सरदार पटेल से ही बातें करके प्रार्थना सभा में आ रहे थे। दोनों की पहली भेंट अहमदाबाद में सन 1916 में हुई थी। 32 वर्ष तक दोनों कदम से कदम मिलाते हुए एक ही रास्ते के यात्री रहे थे। कई बार जेल में भी दोनों साथ रहे थे। सरदार पटेल गांधी जी की सेवा से कभी नहीं चूकते थे। स्वयं गांधी जी ने सरदार की सेवा के प्रति इन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी। जेल में वल्लभ भाई ने मेरे प्रति जो स्नेह दिखाया, उससे मुझे अपनी माता द्वारा प्रदर्शित स्नेह की याद आ रही है। मैं नहीं जानता था कि उनके पास एक माँ का हृदय भी है। साधारणतया लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्मोही और कठोर रूप का ही पता है। शासन के या कर्तव्य पालन के समय आप सचमुच बहुत कठोर हो जाते थे। उस समय आप हृदय की सारी कोमलताओं को ताक पर रख देते थे और बिल्कुल निर्मम बनते जाते थे। आपकी निर्ममता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता था कि जब अदालत में वकील की हैसियत से बहस करते हुए आपको अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार मिला, तब भी आपने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, बहस जारी रखी, मृत्यु के तार को पढ़ लिया और मोड़कर जेब में रख लिया। बहस समाप्त होने के बाद आपने अदालत से विदा ली, किंतु यह कठोरता केवल शासन और कर्तव्य पालन में ही थी, अन्यथा आप भी बड़ा स्नेही हृदय और विनोदी स्वभाव रखते थे। आपका विनोद बड़ा स्पष्ट और चुभने वाला होता था। 1931 में जब आपके बड़े भाई बीमार थे, तब किसी ने इनसे पूछा, आपके भाई को कौन सी बीमारी है? आपने मस्खरेपन से जवाब दिया, उन्हें असेंबली का प्रधान न बनने की बीमारी है। आपके भाषण में भी इस विनोद का आभास मिलता था। अपने भाषण में आप छोटे छोटे लतीफ़े भी सुनाते जाते थे। भाषण का विषय कितना ही गंभीर हो, आप उसे सीधी सादी भाषा और व्यंग विनोद भरे चुटकुलों से बड़ा दिलचस्प बना देते थे। हैदराबाद का प्रश्न हल करने में आपको आशातीत सफलता मिली थी। डर था कि हैदराबाद की चिंगारियाँ
देश भर में फैलकर कहीं आग न लगा दे, किंतु सरदार वल्लभ भाई की दृढ़ शासन नीति ने देश को बचा लिया। हैदराबाद के निवासियों को कासिम रिजवी के अत्याचारों से बचाने के लिए आपने फौज को रियासत में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। 5 दिन में ही हिंद सेना सिकंदराबाद पहुंच गई। हिंद सेना ने निज़ाम को भी रिजवी के चुंगल से बचा लिया। कासिम रिजवी के साथ उनके दल के हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गए। निज़ाम की सेना ने हथियार डाल दिए। निज़ाम ने संधि करनी चाहिए, किंतु सरदार पटेल ने बिना शर्त समर्पण करने की मांग की। निज़ाम को मानना पड़ा। हैदराबाद के समर्पण के साथ कश्मीर के अतिरिक्त देश की सब रियासतें हिंद में सम्मिलित हो चुकी थी। सरदार पटेल का यह चमत्कारिक कार्य भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। सदियों तक आपका यशस्वी नाम अमर रहेगा। जो काम सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त नहीं कर सके, वह काम आपकी राजनीतिज्ञता ने कर दिखाया। रियासतों के संधिकरण के बाद भी आपकी परेशानियां दूर नहीं हुई। आपका ध्येय आदर्श भारत को अखंडित रखना था। दुश्मन इस महादेश को खंड खंड करना चाहते थे। रियासतों की समस्या के बाद प्रांतों के विभाजन का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। भाषा भेद के आधार पर प्रांतों के बंटवारे की मांग होने लगी। सरदार पटेल ने एक बार फिर अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाई और लोगों को भी किसी आधार पर देश का विभाजन न करने की सलाह दी। इस संबंध में आपका नागपुर का भाषण बड़े महत्व का था। आपके ही प्रभाव से कांग्रेस हाई कमान ने भाषा के आधार पर प्रांतों का बंटवारा स्थगित करने का निश्चय कर लिया। आपका दृढ़ विश्वास था कि देश को खंडित करने का कोई भी काम देश को तबाह कर देगा। आप संपूर्ण भारत को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे, जो एशिया का ही नेतृत्व नहीं करेगा वरन संसार में शांति स्थापित करने में भी सहायक होगा। स्वाधीनता मिलने के बाद आपको हवाई जहाज़ से दूर दूर यात्रा करनी पड़ती थी। उस उम्र में हवाई जहाज़ की लंबी यात्राओं का कष्ट उठाना आपकी आश्चर्यजनक सहन शक्ति को प्रकट करता है। इन हवाई यात्राओं में एक यात्रा बड़े खतरे की थी। राजस्थान संघ का उद्घाटन करने के लिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। रास्ते में जहाज़ का इंजन बिगड़ गया। चालक ने जहाज़ को एक नदी के किनारे रेतीले मैदान में उतार लिया। 4 घंटे तक देश भर में चिंता फैली रही। देश के सौभाग्य से आपको कोई चोट नहीं पहुंची। आपकी कुशलता के समाचार ने देश भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ा दी। पार्लियामेंट में सदस्यों ने आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और ईश्वर को धन्यवाद दिया। राजस्थान संघ का उद्घाटन करने के बाद आप जब नई दिल्ली आए और पार्लियामेंट गए तो सदस्यों ने इतने उत्साह के साथ आपका स्वागत किया कि असेंबली के इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति का वैसा स्वागत नहीं किया गया। पार्लियामेंट की ओर से आपको एक चांदी का हवाई जहाज भी भेंट किया गया। सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 ईस्वी सन को इस संसार से दिव्य लोक सिधार गए। उनके देह त्याग की खबर जंगल की आग की भांति देश और विदेश में फैल गई। सारा भारत शोक के समुद्र में डूब गया। सरकारी भवनों पर लहराते हुए राष्ट्रीय झंडे झुक गए। देश भर के सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, दुकानें और कारखाने बंद हो गए। देश की पार्लियामेंट का चलता हुआ अधिवेशन रुक गया। सरदार पटेल ने अपने युग की बड़ी बड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण भाग लिया। भारत के इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। अस्तु।